आवाज विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और विशेष में आज छत्रपति राजे शिवाजी महाराज इनकी जयंती के अवसर पर कुछ खास कार्यक्रम लेकर आए हैं मराठा सेवा संघ से। दरअसल इस समय हम लोग ये जो बातचीत आप तक पहुंचा रहे हैं यह है बलिराजा संशोधन केंद्र, जिसमें एक प्रशिक्षण संस्थान तो है ही, एक बड़ी सी लाइब्रेरी भी है और यहाँ एक जीजाऊ कमर्शियल बैंक भी चलता है। लेकिन अपने आप में ये केंद्र उस परिवर्तनवादी आंदोलन के प्रशिक्षण का हिस्सा है जिस आंदोलन के जरिए एक नए भारत के निर्माण में मराठा सेवा संघ जुड़ा हुआ है। तो आइए आज इस विशेष कार्यक्रम में हम आप तक ये बातचीत पहुंचाते हैं इंजीनियर दिलीप खुड़के साहब से, जो कि नागपुर जिला मराठा सेवा संघ के जिलाध्यक्ष हैं। खुड़के साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत। जी धन्यवाद, थैंक यू। बात सीधे सीधे शुरू करते हैं जी। महाराज की जयंती बनाई जा रही है, बड़े लंबे समय से इसका इंतज़ार भी होता है मराठा सेवा संघ को कि अपनी बात को और महाराज की इस जयंती उत्सव को बहुत उत्साह के साथ मनाया जाए, लेकिन वैचारिक उत्सव के साथ मनाने की मराठा सेवा संघ की अपनी परंपरा रही है। तो आज इस बात को यहाँ से शुरू करते हैं। खुड़के साहब, एक बात हम लोग समझते हैं कि दो परिचय छत्रपति राजे शिवाजी महाराज के आते हैं। एक तो परिचय उन्हें रैयत के राजा के रूप में जानते हैं लोग, एक दूसरा परिचय भी उनके साथ जुड़ता है गो ब्राह्मण प्रतिपालक। अब अगर रैयत के राजा कहे या गो ब्राह्मण प्रतिपालक कहे तो ये किसी दायरे में सिमट जाते हैं। आज छत्रपति शिवाजी महाराज को यदि हम आज याद करना चाहें तो आप किस रूप में याद करते हैं? नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज ये रैयत के राजा थे। वो इसलिए थे कि उनका जो सारा जो कार्य था वो रैयत के लिए था। रैयत के लिए मतलब लोगों के रैयत के लिए मतलब लोगों के लिए, लोगों के कल्याण, लोगों के कल्याण के लिए। तो आप अगर उस दौर में अगर जाएंगे जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की स्थापना की, तब यूरोप और बाकी कंट्रीज में अगर आप देखोगे तो जहाँ पे राजेशाही चलती थी, राजा लोगों की हुकूमत चलती थी। लेकिन तब वो समय आ गया था कि वहाँ की जनता उनके खिलाफ आ गई। यहाँ तक कि राजे रजवाड़े जला दिए थे यूरोप में उसी पीरियड में, जब शिवाजी महाराज जब स्वराज्य की जस्ट एक स्थापना, एक नया कंसेप्ट शिवाजी महाराज लोगों के सामने जब रख रहे थे, तब यूरोप में यहाँ तक की परिस्थिति थी कि लोगों ने रजवाड़े के साथ राजा महाराजाओं को भी जला दिया था। ऐसे अनेक जगहों पे आंदोलन हुए थे। लेकिन उस वक्त भी जब दुनिया में राजेशाही के खिलाफ पूरी जनता सड़कों पे उतर आई थी, उनके खिलाफ उतर आई थी, उस वक्त भी लोगों को ऐसा लग रहा था कि एक छत्रपति शिवाजी महाराज का, एक महाराज जो स्वराज्य बना रहे हैं वो मेरा स्वराज्य है। वो आदमी को तभी लग सकता है कि वहाँ पे जब उस राज्य में रहने वाले लोगों को ऐसा लगता है कि ये राज्य मेरा है। वो कब लगता है? जब उसको वहाँ के उस राज्य में सुरक्षा है, उस राज्य में उसकी मान है, उस राज्य में महिलाओं का सम्मान है। अगर ये सारा जो आज लोकशाही में या डेमोक्रेसी में जो आप आज अभिप्रेत करते हो, उस वक्त जो लोगों ने अभिप्रेत किया था और उनको ये मालूम था कि छत्रपति शिवाजी महाराज का चाल चलन और उनका दृष्टिकोण और वो जो उनकी सोच है वो क्या है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो राज्य किया, जो स्थापना की, वो स्थापना का बेसिस था समता, बंधुता, न्याय और स्वतंत्रता। इसलिए वो लोगों को राजा लगे। खुड़के साहब, क्या यही वजह मान सकते हैं कि इस वक्त भी जब हम लोग लोकतंत्र में अपना सफर तय कर रहे हैं, उस वक्त भी एक राजा को याद करते हैं हम लोग? हाँ, यही आज भी अगर 300 साढ़े 300 साल होने के बाद भी अगर आप जैसा बोल रहे हैं कि लोग शिव जयंती के एक साल से इंतजार करते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती कब होगी। अब मराठा सेवा संघ का उद्देश्य छत्रपति शिवाजी महाराज को भगवान करने का नहीं है, उनको उनका दैवतीकरण करने का नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज को छत्रपति शिवाजी महाराज ही रखने का है। लेकिन उनके विचार जो है वो विचार लोगों के पास जाना चाहिए। तो आपने भी देखा होगा, आप मराठा सेवा संघ को बहुत करीब से जानते हैं। तो जब भी हम छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती करते हैं तो वहाँ पे वैचारिक आदान प्रदान होता है। हमारे यहाँ पे वैचारिक आदान प्रदान होता है। तो इसके वजह से छत्रपति शिवाजी महाराज आज छत्रपति शिवाजी महाराज का सही इतिहास आज लोगों के पास गया है। ये मराठा सेवा संघ ने किया हुआ 20 साल से किया हुआ 25 साल से किया हुआ काम है। लेकिन एक बात जो इसके साथ मैं जानना चाह रहा हूँ कि जब इसके साथ
गो ब्राह्मण प्रतिपालक ऐसी प्रतिमा जब महाराज की बनाई जाती है, तो इसके पीछे क्या आप कोई राजनीति देखते हैं? नहीं, देखिए अब एक बात एक स्पष्ट है। या फिर महाराज के जीवन का वो भी एक अंग था? नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ ना उसके बारे में क्या है। वो एक ऐसा है कि जिसको आप राजकारण से भी ज़्यादा आप अगर बोलेंगे तो उसको उसमें काफ़ी सारा समाजकारण जुड़ा हुआ है। अच्छा। समाज में उस वक्त आज आपको ऐसा दिखता नहीं है, लेकिन उसका एहसास जगह जगह पे होता है कि आज भी जो जनता है, जो लोग हैं, वो धर्म में बटे हुए हैं, जात में बटे हुए हैं। ठीक है, आज भी अगर किसी को क्या करने का है, उसके पीछे उसकी जाति, किस जाति से वो आता है, उसके ऊपर उसके तरफ देखने की लोगों में आज भी वो मानसिकता लोगों की गई नहीं है। अगर आज भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद 60 साल के बाद भी अगर ये कुछ लोगों की ऐसी मानसिकता होगी, तो आप याद कीजिए कि 300 साल पहले जब पढ़ाई नहीं थी, लिखाई नहीं थी, तब क्या होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास है कि उन्होंने जिन लोगों को, जिस समाज को, चाहे वो आदिवासी हो, भिल्ल हो, शेड्यूल का, अभी आज हम उनको शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स में उसकी गणना होती है, इन लोगों को जिनको शस्त्र धारण करने की अनुमति नहीं थी, धर्म ने वो शस्त्र लेने की अनुमति नहीं थी, उनको शस्त्र देके उनकी सेना बनाई। छत्रपति शिवाजी महाराज के सेना में सभी प्रकार के लोग थे। और दूसरी बात ये थी कि आप जो है ना, पहले हम उनको रैत का राजा ने, लोगों का राजा क्यों बोलते हैं, इसके ऊपर पहले 2 मिनट में मैं आपका समय लूंगा। तो उसके लिए ऐसा है कि देखिए, आज मिलिट्री में लोग हैं, अनेक धर्म के हैं, जाति के लोग हैं। उस वक्त केवल क्षत्रियों को अधिकार था, जो क्षत्रिय थे, जो उच्च वर्णीय थे, क्षत्रिय थे, उनको वो अधिकार दिया था। किस जाति के लोगों ने शस्त्र हाथ में रखना चाहिए, किस जाति के लोगों के हाथ में झाड़ू रहना चाहिए, किस जाति के हाथ में पेन और पेंसिल रहना चाहिए, ये डिसाइडेड था। इसके बावजूद भी 300 साल पहले जो एक आदमी जिसके पिताजी या जिसके खानदान कोई साम्राज्यवादी नहीं थी, राजा नहीं था, वो आदमी की सोच 300 साल पहले अगर ये रहती है, तो आप बताइए कि उसको लोगों का राज्य क्यों नहीं बोला जाएगा। और उनके मिलिट्री में, उनके सेना में जो लोग थे, सेना में सभी जाति पाति के थे, सेना में मुस्लिम लोग थे, उनके खुद के संरक्षक में जिस महाराज की जो प्रतिमा लोगों ने बनाई है कि ये मुस्लिम के विरोध में है, यहाँ तक कि केवल छत्रपति शिवाजी महाराज का जो जन्म है वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों को खत्म करने के लिए हुआ है। ये जो प्रतिमा गई है, उसके अंगरक्षक छत्रपति थे। रायगढ़ में जब उनका जब राजधानी का जब पूरा हो गया, जब वो देखने गए, तो वहाँ पे जो मंदिर था, महाराज जिस मंदिर में जाते थे उसके दर्शन करने के लिए, तो महाराज को वो मंदिर दिखाने जब लेके गए, तो उन्होंने ये पूछा कि यहाँ पे मेरे साथ जो मुस्लिम जो ये है कर्मचारी शायद वो नमाज कहाँ करेंगे। तो उनके लिए उसी मंदिर के सामने में मस्जिद बांधी थी। यहाँ ये दृष्टि रखने वाला जो आदमी है, वो तो रैत का राजी रहेगा। एक बात को और यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि महाराज के विषय में एक बड़ी प्रसिद्ध बात है कि उन्हें ये राज्य कोई विरासत में नहीं मिला, उन्होंने अपने स्वराज्य को, अपने राज्य को स्वयं निर्माण किया और उसे अपने तरीके से उसको विकसित भी किए। अगर मान लीजिए कि इस समय में शिव चरित्र के आधार पर यदि राजे छत्रपति शिवाजी महाराज इनके योद्धा के रूप में अगर इनको देखा जाए, तो आपको क्या लगता है? क्योंकि महाराज का जो लड़ने का तरीका रहा वो भी एक बड़ा विशिष्ट तरीका रहा। जहाँ वो शक्ति का इस्तेमाल कर सकते थे वहाँ शक्ति का इस्तेमाल किए, जहाँ युक्ति का इस्तेमाल करते थे वहाँ युक्ति का इस्तेमाल किए। आज अगर हम शिवाजी महाराज को याद कर रहे हैं, तो वो कौन सा प्रसंग आपको याद आता है जो एक योद्धा के रूप में महाराज को खड़े करता है? देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज का जो युद्ध कौशल्य था, जी, उस युद्ध कौशल्य को, जिसको गनीमी कावाजे बोला जाता है, जो गुरिल्ला वार अभी के बोला जाता है, उसकी जो शुरुआत है वो छत्रपति शिवाजी महाराज ने की है। और उसी से अनेक दुनिया के बहुत सारे देशों में उसका अप्लाई भी हुआ है। एक तो गुरिल्ला वार था,
योद्धा के बारे में अगर उनके सारा अगर चरित्र अगर आप समझने की अगर कोशिश करेंगे तो उसमें ये दिखेगा कि उनका सबसे ज़्यादा था कि मनोवैज्ञानिक, वो पहले युद्ध करने के पहले पे वो मनोवैज्ञानिक विचार करते थे कि शत्रु का मनोवैज्ञानिक एंड साइकोलॉजिकली उसको कहाँ पे अपन किया जाए। और दूसरी बात सबसे बड़ा ये देखिए क्या है कि आज किसी भी युद्ध में ऐसा है कि ज़्यादा से जिस युद्ध में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों मारे जाते हैं या हानि होती है वो युद्ध बड़ा कहलाया जाता है। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज का जो धोरण था वो ऐसा था कि चाहे वो शत्रु पक्ष के रहे या खुद के पक्ष के रहे, कम से कम लोगों की हानि होना चाहिए और युद्ध जीता जाना और युद्ध जीता जाना चाहिए। दूसरी बात ये सबसे बड़ा जो है अफजल खान, जिसके बारे में देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज का जो इतिहास है ना, जो हम आपके और मेरे सामने में जो पेश किया गया है वो इतनी नालायक तरीके से इन लोगों ने पेश किया गया है कि उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मतलब जिनके पास कलम की ताकत थी उन्होंने अपने हिसाब से छत्रपति शिवाजी महाराज को ये किया। छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे इतने बड़े व्यक्तिमत्वों को उन्होंने 3 इसमें ही कर दिया था। छत्रपति शिवाजी महाराज का अफजल खान का वध शाइस्ते खान के साथ की उंगली छाट दी उसमें किया है। आगरा में गए, आगरा से वापस आए, यहाँ इसी में उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा आदमी किया है। आपके मैं पहले प्रश्न की तरफ आता है, गो ब्राह्मण प्रतिपालक की बात करते हैं तो देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज गोपालक थे, क्योंकि सारी व्यवस्था जो थी, देखिए आज भी कोरोना जैसी महामारी आने के बाद केवल एक क्षेत्र बचा था कि जिसने भारत की जीडीपी को जो है वो थोड़ा सा बनाए रखा, वो है कृषि क्षेत्र। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के वक्त भी छत्रपति शिवाजी महाराज ने कृषि क्षेत्र को एक महत्वपूर्ण एक स्थान दिया था, इसलिए शायद उनको कुलवाड़ी भूषण, हाँ, कुलवाड़ी भूषण इसलिए भी उनको कहा जाता है। तो उसमें क्या था कि उसका जो एक मुख्य घटक था वो गाय थी, क्योंकि गाय की वजह से क्या होता है कि जो जोड़ धंधा जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक आधार था, एक पार्ट था वो गाय। वो आज भी है कि जैसे गाय से बछड़े मिलते हैं, वो आपके खेती के काम आती है, दूध मिलता है, बच्चों को दूध मिलता है, घी है, दही है, इतने सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। साथ साथ में खेती के लिए लगने वाला जो खाद है उसका भी उत्पादन गाय के द्वारा होता है। तो आप अगर देखोगे तो गाय गोवध बंदी की बात जो है वो चारवाक से लेके अशोक तक इन सब ने की है जी। किसी ने गो हत्या का समर्थन नहीं किया है। गौतम बुद्ध से लेके महावीर इन सब लोगों ने किया, और इसका कारण यही था कि वो जो कृषि क्षेत्र से संबंधित गाय या पशु है इसलिए उनका किया गया था, ठीक है। और जो यूरोप से जो बाद में जो लोग आए गए जिनको अभी हम आर्य कहते हैं, उनका मुख्य खाद्य गाय था, मुख्य खाद्य उनका गाय था, गो मांस जो उनका खाद्य था, इसलिए उन लोगों ने यहाँ पे किया। लेकिन जब लोगों को लगा कि ये, और बाद में फिर उन्होंने उसी को ये किया, तो उन्होंने समर्थन किया, इसके बारे में एकदम सही बात है। लेकिन वो गो के साथ मानव रक्षक भी थे, जी। मानव पालक थे, मतलब गो मानव पालक थे छत्रपति शिवाजी महाराज। जी। या तो हम ये भी बोल सकते गो और बहुजन पालक थे। अच्छा, एक बात शिव चरित्र के आधार पर हम लोग देखें तो ये बात भी मिलती है कि बहुत सारे तो ऐसे नाम मिलते हैं जो महाराज के बिल्कुल साथ थे, उनके साथ एक योद्धा के रूप में, एक ऐसे सैनिक के रूप में, सूबेदार के रूप में उनके साथ लड़ते रहे। इनके नाम तो इतिहास में दर्ज होते हैं, जैसे तानाजी का नाम आ जाता है। लेकिन एक बात ये भी है कि बहुत सारे ऐसे भी सैनिक थे जो महाराज के लिए बिल्कुल अपनी जान न्यौछावर कर देते थे, और उनको लोग मावड़े कहते थे। मराठी में शब्द है ये मावड़े। ये जो सैनिक अपने आप को महाराज पर न्यौछावर कर देते थे, आज भी स्थिति ये बनती है कि भाई ये मावड़े इतने समर्पण के साथ शिवाजी महाराज के साथ क्यों थे? क्या वजह मानते हैं आप इसकी? देखिए, समर्पण तभी होता है कि जब दोनों बाजू से समर्पण होता है, ठीक है, एक बाजू से नहीं होता है। छत्रपति शिवाजी महाराज के अगर आप सैन्यों के बारे में बात करेंगे तो उनको सिर्फ केवल 8 महीने सैन्य में काम करना पड़ता था।
और 4 महीने जो है, 4 महीने वो अपने खेती में जाके खेती बाड़ी का काम करते थे। उसके साथ साथ ग्रामीण ग्रामीण विभाग में जो महिलाएं रहती थी उनको जैसे कि ये सैन्य लोगों का पोशाक है, जो ड्रेस है, वो इतर चीज़ें हैं, उनका काम देते। तो उनकी देखिए आप इकोनॉमी, आज हमारी इकोनॉमी कहाँ जा रही है, और उस वक्त हर आदमी का, छत्रपति शिवाजी महाराज के सैन्य में जो आदमी था उसको दुनिया में सबसे ज़्यादा तनख्वाह उसको मिलती थी, एक बात। दूसरी बात, छत्रपति शिवाजी महाराज के इसमें आज भी अगर समझो एक आदमी अगर इसमें युद्ध में अगर काम को आ गया है, अगर वो उसमें मर गया है, तो उसको उस वक्त भी कॉम्पेंसेशन दिया जाता था। मतलब ये महाराज की विशिष्ट व्यवस्था, ये महाराज की सैन्य के बारे में एक विशिष्ट व्यवस्था है। दूसरी बात, उस वक्त का अगर सोचो, आप अगर उस वक्त को अगर अभी नज़र के सामने में लाएंगे तो उस वक्त ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। सामान्यतः जितने भी राजा और रजवाड़े लोग थे, वो चाहे आप आदिल शाह लीजिए, निज़ाम शाही लीजिए, जितनी भी शाही वहाँ पे थी, उसके अलावा भी इनके राज्य में छोटे छोटे राजे, रजवाड़े, छोटे छोटे संस्थानिक रहते थे। तो उस वक्त की अगर व्यवस्था आप देखेंगे तो उस संस्थानिक का एक छोटा सा एरिया है, वहाँ पे एक संस्थानिक है, उसकी वहाँ पे चलती थी। तो उसकी नज़र आम जनता के पैसे, औरतें, इन सभी चीज़ों पे उसका हक रहता था। अगर किसी महिला से बदसलूकी वो करता है तो वो उसका अधिकार माना जाता था, उसको सजा नहीं होती थी, क्योंकि जो न्याय करने वाला था वही अगर ये सब चीज करती है तो न्याय किसके पास मांगा जाए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने सबसे पहले ये व्यवस्था स्वराज्य में पूरी तरह से खत्म कर दी। अच्छा। जो रेवेन्यू के बारे में अगर बात करेंगे, जो रेवेन्यू के पहले ऐसा था कि जैसे निजाम को इतना पैसा देने का है, आप कैसे भी वसूल कर लीजिए, तो जोर जबरदस्ती से लोगों से पैसा लेके वो करने का, और उसका कोई हिसाब नहीं था। तो 100 रुपया वसूल करने के जगह पे ये जो छोटे छोटे जो संस्थानिक थे, ये 200 रुपये वसूल करते थे, 100 रुपये अपने पास रख के 100 रुपये वहाँ पे बेचते थे। तो जब लोगों के पास उतना कैपेसिटी नहीं है, जब लोगों के पास अगर उतना उत्पादन नहीं हुआ है, तो लोग कहाँ से देंगे। तो लोग क्या हुआ है, तीनों तरफ से जाते थे। दूसरी बात, सामान्यता क्या होता था कि औरंगजेब के लोग आके चले गए, उन्होंने लूटमार कर दिया, वो चले गए। फिर एक 3-4 महीने गए, कुछ थोड़ा सा स्थिरता और हो गए, जंगल में गए, जंगल से आए, घर बार थोड़ा सा ठीक ठाक किया, थोड़ी सी खेती में काम कर लिया, तो अनाज आता नहीं है, उधर से निज़ाम के लोग आ गए, उन्होंने करते। तो जिसको स्थायी भाव जो बोलते हैं, आज अब लोगों को क्या चाहिए, एक शांतिपूर्ण एक जीवन चाहिए, एक घर चाहिए, आराम से शाम को 2 टाइम खाना चाहिए। तो ये व्यवस्था वहाँ पे नहीं थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये व्यवस्था अपने स्वराज्य में निर्माण की। मतलब ये मान सकते कि लोगों के जीवन में एक असुरक्षा का भाव हुआ था। असुरक्षा, तो उनको एक सुरक्षित भाव वहाँ पे मिला, और ये महाराज लेकर, हाँ, ये महाराज लेके आया। और दूसरी बात, शिवाजी महाराज का स्वराज्य, ये मेरा राज्य है, शिवाजी महाराज का राज्य नहीं है। ये हर आदमी को, हर औरत को वहाँ पे इसलिए भी लगने लगा कि जब अगर किसी महिला के ऊपर अगर अत्याचार होता है तो उसके लिए कड़ी सजा वहाँ पे थी। यहाँ तक कि उन्होंने अपने रिश्तेदार जो उनके रिश्ते में रिश्तेदार थे, उनको भी महिला से बदसलूकी करने की उन्होंने सजा दी थी। रांझा का पाटिल जिसको बोला जाता है, उसके हाथ पैर छाट के उसमें क्या है, उसने एक अबला महिला के ऊपर बलात्कार किया था। जिस दिन महाराज ने ये निर्णय लिया, उसी दिन पूरी जनता महाराज की हो गई थी कि जिस यहाँ पे औरत की तो बात छोड़, किसी की बात सुनी नहीं जाती। उस वक्त ये बात सुनी गई और उसकी एक सजा मिली। तो इसलिए लोगों को ये जो राज्य है ये अपना लगने लगा। इसलिए सब लोगों को ये लगता था कि भाई राजा के प्रोटेक्शन के लिए और राजा के साथ हमने अपने प्राणों की आहुति भी दे दिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बराबर है ना। तो उसमें वही तो लोगों की भावना ये हो गई, ये शिवाजी महाराज का राज्य नहीं है, ये मेरा राज्य है। अच्छा। और दूसरी बात, अगर शिवाजी महाराज अगर नहीं रहे और ये राज्य नहीं रहे, तो फिर
फिर से जो हमारे ऊपर जो ये आती थी, बलाएं आती थी, फिर से हमें उन सब परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए लोगों को। अच्छा, अगर इस महाराज के प्रशासन को अगर देखा जाए तो किस नज़रिए से देखा जाए? क्योंकि एक बात ये भी दिखती है, जैसा अभी भी आपने कहा कि भाई लोगों को ये लगता था कि ये अपना राज्य है, ये किसी राजा का राज्य नहीं है। उनके प्रशासन की तरफ में अगर देखा जाए तो उनका जो प्रशासनिक गुणात्मकता जो है उनकी, उसको आप कैसा देखते हैं? देखिए, आज अपने यहाँ पे जितने भी टैक्सेशन है या दुनिया में टैक्सेशन है, जी चाहे ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर टैक्स बोलिए आप, या खेती बाड़ी के ऊपर का टैक्स बोलिए, ये सारे का जो शुरुआत जो है इस छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने यहाँ पे किया। इसका मूल कारण ये था कि ऑफिशियली और वो टैक्स करने से जो लोगों की जो लूट होती थी, या बीच में जो पैसा जो जिसके पास पावर थी, वो जो बीच में जो पैसा जाता था वो नहीं दिया। सबसे पहले महाराज ने क्या सब लोगों को पगार पेमेंट किया। पहले पेमेंट नहीं होता था। अच्छा, छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य में ही लोगों को महीने के हिसाब से पेमेंट मिलता था। पहले ऐसा नहीं था, पहले आप वसूली करो और उसमें से कुछ ले लो। अच्छा, तो ये सबसे ये जितने भी टैक्सेशन है, पोर्तुगीज जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब आरमार की स्थापना की, उसके पहले क्या होता था? उसके पहले सिर्फ पोर्तुगीज का आरमार था। और हमारे धर्म में तो बता दिया था कि समुद्र उल्लंघन करने का नहीं, समुद्र के पास जाना ही नहीं है। तो किसी ने वो हिम्मत ही नहीं की थी। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जो है, जो मनुस्मृति में जो दिया गया था, उसके खिलाफ काम किए, क्योंकि उसके खिलाफ जो काम थे वो सारे मानवता के प्रति सम्मान करने वाले काम थे। तो उन्होंने आरमार किया। तो जो बाहर देश से जो व्यापार के लिए जो जहाज आते थे, उसका टैक्स गोवा में पोर्तुगीज लेते थे। और महाराज ने जब आरमार किया तो पोर्तुगीज का जो है, जो कोंकण साइड में जो जहाज आते थे, उनका टोल छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्य लेता था। अच्छा, जैसे अभी आज जैसे आप हवाई जहाज से आने के बाद आपको जो टैक्स देना पड़ता है, हाँ, या जहाज से पानी के जहाज से आने के बाद देना पड़ता है, उस वक्त की व्यवस्था है। ऐसी जो व्यवस्था थी, ऐसी व्यवस्था छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य के अलावा कहीं पे नहीं थी। अगर इस प्रशासनिक व्यवस्था से थोड़ा सा हटते हैं, हम अपने भारत का परिवेश देखते हैं तो यहाँ धर्म का महत्व कुछ और नज़र आता है। और ये कई बार राजनीति पर, राज व्यवस्था पर भी ये बड़ा हावी नज़र आता है। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के विषय में एक बात कही जाती है कि वे धर्म रक्षक थे। ये इस धर्म रक्षा में आप कैसा समझते हैं? उनका दृष्टिकोण कैसा था धर्म रक्षा का? क्या वे अन्य धर्मों का द्वेष करते थे, या फिर अन्य धर्मावलंबियों को कोई स्थान नहीं देते थे? जैसे अभी बातचीत में आपने कहा कि जहाँ गढ़ पर एक मंदिर है तो मंदिर के बिल्कुल सट कर वो कहते हैं कि भाई हमारे जो मुस्लिम सैनिक है वो सैनिक नमाज कहाँ अदा करेंगे, तो उनके लिए तो नमाज अदा करने की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये तो शिव चरित्र में मिलता है, लेकिन उनको एक धर्म रक्षक के रूप में देखा जाता है। क्या वे विशिष्ट धर्म के रक्षक थे, या फिर धर्म रक्षा का उनका अपना मायना कुछ और था? कैसा देखते हैं? नहीं, देखिए, जैसा ये जो गो ब्राह्मण प्रतिपालक जी, ये शब्द जो रूढ़ हुआ है, देखिए कैसा था कि हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हमने तो इतिहास तो हमने किया, लेकिन इतिहास हम लिख नहीं पाए। अच्छा, मतलब इतिहास बनाया, इतिहास तो बनाया, लेकिन लिख नहीं पाए। लेकिन तब इतिहास बनाने वाले इतिहास लिख नहीं पाए, इतिहास किसी और ने लिखा। और लिखने वाले और दूसरे। लिखने वाले जो थे वो उस वक्त जिन्होंने इतिहास किया उसके खिलाफ थे। जी जी जी। उन्होंने जो काम किया उसके खिलाफ थे। तो छत्रपति शिवाजी महाराज को गो ब्राह्मण प्रतिपालक बोलना, या छत्रपति शिवाजी महाराज को किसी एक धर्म का रक्षक बोलना, ये सरासर गलत है। लोगों के आंखों में धूल झोंकना है। और ये इसलिए भी करना पड़ा क्योंकि जिन लोगों ने ये काम किया हुआ है, इनके पास इस प्रकार का कोई भी एक महान व्यक्ति आज तक, अगर वो अपने इतिहास खंगाले तो इनके पास ऐसा कोई महान व्यक्ति नहीं है जिसको सर्वसाधारण जनता की मान्यता हो। तो ऐसे परिस्थिति में क्या किया है, ये हमारे महापुरुष को ले लेते, हमारे जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज को ले लिया। अभी आज आप देखोगे, आज अगर अभी की बात है, आप देखोगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी ले लिया है।
आज सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो विचार थे वो सबको मालूम है, लेकिन उनके विचारों को जो विरोध करते थे आज उन्होंने पटेल ले लिए, सरदार पटेल लिया। भाई आज 2021 में जब सारा मीडिया है, ये है सोशल मीडिया है, आज अगर वो लोग ले सकते हैं तो 300 साल पहले तो कुछ नहीं था ना हमारे पास। तो 300 साल पहले अगर छत्रपति शिवाजी महाराज को ले लिया तो छत्रपति शिवाजी महाराज को जैसा गो ब्राह्मण या धर्म रक्षक बोला, इसमें कतई सत्यता नहीं है। छत्रपति शिवाजी हाँ, लेकिन वो हर धर्म का सम्मान करते थे। उन्होंने क्रिश्चियन धर्म आया था, उनके आखिरी के दौर में उनका भी सम्मान किया। उन्होंने मुस्लिम धर्म का भी सम्मान किया। उन्होंने सभी धर्म का सम्मान किया। बस किसी भी धर्म को ये नहीं किया। यहाँ तक कि अगर पवित्र कुरान अगर मिल जाता है युद्ध भूमि के ऊपर, अगर किसी मराठा सैनिक को अगर कुरान मिल जाती है तो उनके सख्त आदेश थे कि ये कुरान मान सम्मान के साथ उनको सौंपा जाए करके। इस बात को और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखिए, एक बात शिव चरित्र में आती है कि वो छत्रपति शिवाजी महाराज के राज तिलक के संबंध में, उनके राज्याभिषेक के संबंध में एक बात तो कही जाती है कि भाई इसका विरोध हुआ और ये विरोध धर्म मार्तंडों ने किया। क्या वजह मानते हैं आप इसकी कि क्यों इस पर आक्षेप लिया गया? इतने शूर राजा, इतने योद्धा, इतने वीर जिन्होंने अपना राज्य बनाया, जो अपने रैयत के राजा के रूप में जाने गए, उनको या इतना सम्मान मिला कि लोग उनके लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार थे, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी उनके राज तिलक को धर्म मार्तंडों से विरोध आना, आपको क्या लगता है कि क्या वजह हो सकती है इन चीज़ों की? देखिए, एक बात यह है कि इन्होंने किसी भी कारण में अगर आप इतिहास अगर खंगालते हो तो इतिहास में सामान्यतः ये बताया जाता है कि शिवाजी महाराज जो ये क्षत्रिय नहीं थे, इसलिए उनको राज करने का अधिकार नहीं है, ऐसा ही सामान्यतः एक ऐसा बोला जाता है। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज का जो बाद में अभी भी इतिहासकारों ने जब छत्रपति शिवाजी महाराज का जो ये किया, क्या बोलते, पीढ़ियों का जो इतिहास जो लिया, तो उसमें से उनका वो क्षत्रिय का भी आया था और आया था या उन्होंने प्रेजेंट किया था, मेरे को उस बात में जाने का नहीं है। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज किसी राजा के पुत्र नहीं थे, वो राजपुत्र नहीं थे। नहीं, लेकिन क्या राजा बनने का नहीं, अधिकार नहीं? बराबर, हाँ बराबर है। तो इसलिए नहीं, देखिए आप इसको दो तो हम इसके बारे में दो अलग अलग जगह से अपने को विचार करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि किसी एक साइड से विचार करने से उसको पूर्णत्व नहीं आएगा। तो पहली बात तो ये थी कि उनको इसलिए नकारा गया, ऐसा बोला जाता है। उनको इसलिए बोला जाता है, उनको नकारा गया है कि वो छत्रपति शिवाजी महाराज ये क्षत्रिय नहीं है। और धर्म जो है, हिंदू धर्म बताता है कि केवल राजा बनने के लिए केवल क्षत्रियों को ये अधिकार है, क्योंकि वहाँ पे तब जो वर्ण व्यवस्था थी, शूद्रों को क्या करना है, क्षत्रियों को क्या करने का है, ब्राह्मणों को क्या करने का है, धर्म का सारा ठेका ब्राह्मणों के पास है, ये पूरी व्यवस्था थी। अब आप अगर देखोगे इस व्यवस्था में सामान्य, अगर आप परसेंटेज के हिसाब से अगर देखोगे तो 95% जो लोग हैं, 95% जो लोग हैं, उनका कोई संबंध आता है कि इसमें विरोध किसने किया था? आप जैसा बोलते हैं पुरोहित लोगों ने विरोध किया। अब पुरोहित लोगों ने अगर विरोध किया तो तब भी 5% लोगों में वो उनका विरोध था और 95% लोगों को ये लग रहा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने तब शिवाजी महाराज थे, उन्होंने अभी छत्र धारण करना चाहिए, मतलब उनका राज्याभिषेक होना चाहिए। इसमें मेक ये है, खास बात ये है कि उनको छत्रपति शिवाजी महाराज छत्रपति बनने में उनको कोई ऐतराज नहीं था। उनको ऐतराज इस बात का था कि जो आदमी छत्र धारण नहीं किया हुआ है, केवल एक राजा के तौर पर रहने के बाद भी अगर वो न्याय व्यवस्था अपने हिसाब से चला सकता है, समता, न्याय और बंधुता जिन लोगों ने विरोध किया था, उनका आज तक इन 3 चीजों के साथ कभी संबंध नहीं आया हुआ है। उन लोगों ने इसलिए विरोध किया कि अगर ये छत्रपति अगर बन गए, अगर ये छत्र धारण करते हैं तो ब्राह्मणों को भी दंडित करने का अधिकार मिलेगा, और केवल इसी डर के वजह से उन्होंने
उसके लिए किया। तो क्या खोड़के साहब ऐसा माना जाए कि जब छत्रपति राजे शिवाजी महाराज उनका राज कारभार चला रहे थे, क्या उस वक्त में भी वर्ण व्यवस्था जो है वो राज कारभार पर या फिर राज व्यवस्था पर हावी रही होगी? जी, नहीं देखिए, उस वक्त अगर आप एक स्वराज्य की बात छोड़ के अगर सब जगह अगर एक टोटल अगर बात कर रहे हैं, एक बड़े दायरे से अगर आप देखोगे तो वर्ण व्यवस्था तो चरम सीमा पे थी। अच्छा। वर्ण व्यवस्था चरम सीमा पे थी। उस वर्ण व्यवस्था को खत्म करने का काम छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया। और आप देखोगे जिनको उस वक्त महान बोला जाता था, वो लोगों के आज भी इतिहास में जो उन्होंने जो उनके जो गढ़ और किले थे, उनके किलेदार महार समाज से लोग थे। तो क्या छत्रपति इस व्यवस्था से विद्रोह नहीं कर पाए? इस व्यवस्था से विद्रोह कर पाए। तो अब ये विद्रोह देखिए, दो बातें। विद्रोह करने के लिए तुम्हारे पास उस वक्त की देखिए क्या है कि एक सामान्यता आपको लोगों की उस वक्त की मानसिकता क्या रहती है वो भी देखना चाहिए। ठीक है, आप चांद के ऊपर जाने की सोच रहे हैं, आप जा भी सकते हो, लेकिन लोगों को आज अगर आपके साथ जो लोग हैं उनकी मानसिकता अगर जमीन की और नीचे की है, तो उस वक्त आपको उस हिसाब से उनके साथ आपको तालमेल बैठ के अगर देखिए, कोई भी एक व्यक्ति, छत्रपति शिवाजी महाराज अकेले उन्होंने स्वराज्य की स्थापना नहीं की। उनके साथ वो जो 12 बलूतेदार सारे समाज के लोग जो थे, पूरा 18 जातीय सारा बहुजन समाज, बलूतेदार, ये जो लोग थे, इनका परिश्रम था, इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज स्वराज्य बना सके। अच्छा, लेकिन एक बात है खोड़के साहब की, शिवाजी महाराज का चरित्र जो है वो लोगों के पास में कभी कविताओं के रूप में, कभी कहानियों के रूप में, कभी किसी भारूड के रूप में, लोक कलाओं में तो शिवाजी महाराज जगह जगह मिलते हैं। मतलब जहाँ भी लोक कला की प्रस्तुतियाँ हो तो शिवाजी महाराज आ जाते हैं। लेकिन एक बात जो वर्तमान समय में हमने देखी कि नाटकों में जिस तरह से छत्रपति को रखा गया, उस पर लोगों ने बहुत ऑब्जेक्शन लिया और कहा कि भाई ये एक तरफा शिवाजी या फिर शिवाजी के चरित्र का ये कोई सही ये मंडन नहीं हो रहा है, ये गलत है। आपको क्या लगता है कि क्या लोक कलाओं में जिन चीज़ों को रखा गया, क्या वो वास्तववादी है या फिर उसमें कुछ अतिरेक हो रहा है, या फिर ऐसा लगता है कि शिवाजी के चरित्र से या फिर उनके दर्शन से चीज़ें कुछ अलग हो जाती हैं? नहीं देखिए, क्या उसमें क्या है मतलब कि मराठा महासंघ, मराठा सेवा संघ इस पर कैसे सोचता है? नहीं, मराठा सेवा संघ इसके बारे में ये सोचता है कि मराठा सेवा संघ ने तो छत्रपति शिवाजी महाराज का सही इतिहास लोगों के सामने लाया हुआ है। जी, जिसकी वजह से लोगों को पता चला कि छत्रपति शिवाजी महाराज ना किसी धर्म के थे, किसी एक धर्म के थे। मराठा सेवा संघ लोक कलाओं के माध्यम से भी इसको पहुंचाता है, लोक कला के माध्यम से पहुंचाता है, नाटक के द्वारा पहुंचाता है। जितने भी संसाधन आज उपलब्ध है, उन सभी संसाधन के द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज का सही इतिहास पहुंचाया है। और आज भी मराठा सेवा संघ ये कहता है कि आज भी छत्रपति शिवाजी महाराज की जो मराठा सेवा संघ ने छत्रपति शिवाजी महाराज की एक व्याख्या जो की है कि हर क्षेत्र में जो सबसे बड़ी ऊंचाई पे पहुंचता है वो आज का शिवाजी है। मतलब जो जनता जहां पे एक इंजीनियर सवालों के साथ खड़ा है, जी, एक इंजीनियर है, एक डॉक्टर है, वो अपने क्षेत्र में 100% अगर न्याय देता है, एक ऊंचाई के लेवल पे जाता है, तो वो उस क्षेत्र का जो डॉक्टर रहेगा वो उस क्षेत्र का शिवाजी है। यह हमारी ऐसी संकल्पना है। जी, आज हम लोग देखते हैं, लेकिन आज बहुत सारे कम पत्रकार मिलते हैं। आज तो हम लोग देखते हैं कि जिस तरह से बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों के आदर्श छत्रपति शिवाजी महाराज है, बहुत सारे लोग अपने आदर्शों में उनकी प्रतिमाओं का पूजन करते हैं। लेकिन एक बात इसके साथ में जो हम मराठा सेवा संघ के जो वैचारिक आंदोलन है और उसका जो उत्सव है शिवाजी महाराज की जयंती के संदर्भ में, और जिस तरह से वे शिवाजी महाराज को लेकर जनता के बीच जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये प्रतिमाओं का पूजन और विचारों का दफन, ये जो स्थिति दिखती है, तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर शिवाजी महाराज को इस वक्त देखा जाए तो आपको क्या लगता है कि इस वक्त में जो पॉलिटिकल पार्टियां छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना आदर्श मानती है, क्या उन पार्टियों के वे आदर्श पुरुष के रूप में जोड़कर देखा जा सकता है उन्हें, कि महाराज का जो चरित्र है वो और पार्टियों का चाल चलन है वो कैसा देखते हैं आप इनको? नहीं देखिए, कैसा है कि आज महाराष्ट्र की अगर बात आप करेंगे
जी। तो छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं, को महाराष्ट्र के बाहर भी तो महाराष्ट्र के शिवाजी बाहर महाराज नहीं, आदर्श पुरुषों में आ रहे हैं। हाँ ना, नहीं नहीं देखिए शिवाजी महाराज का जो कंसेप्ट है, शिवाजी महाराज के ऊपर जो आज इतिहास जो पुनर्लेखन जो हो रहा है वो विदेशों में भी हो रहा है, ठीक है। और छत्रपति शिवाजी महाराज का जो कंसेप्ट है, जैसा युद्ध का कंसेप्ट है, राज्य चलाने का कंसेप्ट है, और तो महसूल विभाग है, जो भी है, आज 7/12 जो आज जो 7/12 जो बोल रहे हैं वो 7/12 की शुरुआत जी छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य से हुई है। तो ये सारे जो है ना इसके ऊपर अभ्यास हो रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज का सही इतिहास लोगों के पास जा रहा है। दूसरी बात ये ऐसे है कि महाराष्ट्र बोले या कहीं किसी भी आप अगर पॉलिटिक्स की अगर बात करेंगे तो देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज को छोड़ के आज हर पार्टियों को ऐसा लगता है कि मैं छत्रपति शिवाजी महाराज को छोड़ के राजकारण करूंगा, तो वैसा नहीं हो सकता है जी। हालांकि ये अभी एक उनकी मजबूरी है। अब उनको उनके बेडरूम में या उनके घर के 5 स्टार हॉल में उनको छत्रपति शिवाजी महाराज के विचार कितने पसंद है और कितने नहीं है, ये तो वही लोग जाने। लेकिन केवल प्रतिमा लगाने से या प्रतिमा का पूजन करने से छत्रपति शिवाजी महाराज का आदर्श कोई ले नहीं सकता है। और हमने भी देखा है, इसके पहले भी देखा है, छत्रपति शिवाजी महाराज का सपना दिखा के लोग राज्य के ऊपर गए और उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के हिसाब से कितना राज्य किया, ये लोगों ने भी देखा है। आज भी परिस्थिति वही, चाहे इधर के रहे या चाहे उधर के रहे। लेकिन आज जो बाकी जो संगठन है, जैसे बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों का संगठन है, बहुजन समाज के बहुत सारे संगठन हैं, मराठा सेवा संघ है, ये लोग जब हम लोग जैसे जो शब्द आज हमारा उद्देश्य ये रहता है छत्रपति शिवाजी महाराज की जो जयंती करने का पीछे जो 1000-1200 लोग 1200 जो लोग लाने का है, जो लोग आते हैं उनको उनके लिए देखेंगे तो हमको वहाँ पे उनको एक वैचारिक परिवर्तन लोगों में होना चाहिए। इसके लिए हम शिवाजी जयंती का उत्सव मनाते हैं। हमको शिवाजी महाराज को दैवतीकरण करने का ही नहीं है और किसी ने करना भी नहीं चाहिए, ये हमारी अपील है। इंजीनियर साहब, इस बातचीत को यहाँ पर रोकना होगा, लेकिन एक अंतिम टिप्पणी आपसे लेना चाहूँगा कि इस वक्त हम लोग लोकतांत्रिक भारत का हिस्सा है और जब हम छत्रपति राजा शिवाजी को याद कर रहे हैं जो रैत के राजा है, मतलब कि लोक कल्याणकारी राजा है, उनके प्रशासन की व्यवस्था जिसकी पूरी दुनिया में दोहाई दी जाती है, उसका अध्ययन लोग करते हैं कि इस तरह का राजा जिन्होंने चलाया तो राजशाही, लेकिन उनका जो राज्य था वो राज्य जनता के लिए, उनके कल्याण के लिए रहा। इस वक्त में यदि हमारे दर्शकों के लिए आप कहना चाहें कि शिवाजी महाराज की इस जयंती पर क्या वो बात जो उनके जीवन से हमें सीखनी चाहिए, हमने याद रखनी चाहिए, जिसका स्मरण होना चाहिए? देखिए मैं तो आज शिव जयंती के उपलक्ष्य में यही बताऊंगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जो जीवन था वो अत्यंत सिंपल साधारण सा उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया था। उन्होंने स्वराज्य निर्माण किया था। उस वक्त जो राजे रजवाड़े जो ऐशो आराम में रहते थे, उन्होंने उनका सारा त्याग किया था। आपको ये भी बता दूं कि तब एक छोटा सा भी अगर जमींदार है तो वो हीरों की माला उसके गले में रहती थी, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के गले में आपने कौड़ी की माल देखी थी, इसलिए उनको सिंपल वो रहते थे। लेकिन समता, न्याय और बंधुता के लिए ही उन्होंने अपना स्वराज्य निर्माण किया था। आज अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारे देश की समता, न्याय और बंधुता अगर इसमें आए हैं तो हम सबको छत्रपति शिवाजी महाराज होना पड़ेगा। अभी छत्रपति शिवाजी महाराज खुद आने वाले नहीं है। आज बाबा साहेब आम्बेडकर भी दोबारा आप लोगों हमारे किसी के लिए आने वाले नहीं। तो छत्रपति शिवाजी महाराज, शाहू फुले, बाबा साहेब आम्बेडकर, हम सभी को बनना पड़ेगा, तभी इस देश की लोकशाही जो है, इस देश की डेमोक्रेसी जो है वो बच सकती है। और इस देश को अगर एक क्या बोलते वो पूरे विश्व गुरु अगर इस देश को बनाने का है तो केवल बाबा साहेब आम्बेडकर ने कुछ करने की जरूरत नहीं। बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो घटना लिखी हुई है, जो संविधान लिखा हुआ है, उस संविधान में छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य में जो जो हुआ था, स्वराज्य में जो था, वो सारे का सारा प्रतिबिंब इस संविधान में है। इस संविधान के हिसाब से अगर हमारी यहाँ की सरकारें चली तो ये भारत विश्व गुरु होने में कुछ भी समय लग नहीं सकता है। इसी के साथ
मैं मेरे दर्शकों को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती की शुभकामनाएं देता हूँ, शुभेच्छा देता हूँ। जय जिजाऊ, जय शिवराय। हम लोग बातचीत कर रहे थे इंजीनियर दिलीप खोड़के साहब से, जो कि मराठा सेवा संघ के नागपुर जिला अध्यक्ष हैं। ये बातचीत इस परिप्रेक्ष्य में भी बड़ी महत्वपूर्ण है कि इस समय शिवाजी महाराज की जयंती मनाई जा रही है और एक ऐसे छत्रपति, एक ऐसे राजा जिनको लोकतंत्र के इस दौर में भी याद किया जाता है और उनको नमन किया जाता है। तो आज की इस बातचीत को यहाँ पर रोकते हैं। खोड़के साहब, आप हमारे साथ आए, हमसे बातचीत की, इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद, थैंक यू। आप बने रहिएगा आवाज इंडिया के साथ, प्रोग्राम आगे भी जारी है।